एक सार्वजनिक चर्चा होती है, ये होती है कि हम लोग कहेंगे देखो सरकार को काम नहीं करने देते, वो कहेंगे कि देखो सरकार हमको सुनती नहीं है। किसी को लगता है देखो हमने दिखा दी हमारी ताकत, भले हम कम हैं लेकिन हम, ये सब चल रहा है। लेकिन एक और बात है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये सदन क्यों नहीं चलने दिया जाता है? इसलिए नहीं कि सरकार के प्रति रोष है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण नहीं चलने दिया जाता, क्योंकि विपक्ष में भी ऐसे होनहार सांसद है, ऐसे तेजस्वी सांसद है, और मैं मानता हूं उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है। लेकिन अगर सदन चलेगा तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा, अगर वो बोलेंगे तो बहुत उनकी जय जयकार होगी, तब हमारा क्या होगा, ये चिंता सता रही है। ये इंफीरियरिटी है कि विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसद न बोल पाए, विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसदों की प्रतिभा का परिचय देश को न हो, इसलिए ये सरकार को रोकने वाली बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन विपक्ष में कोई ताकतवर बनना नहीं चाहिए, कोई होनहार दिखना नहीं चाहिए। इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम है। इसलिए बहुत, अब जैसे इस बार संसद चला तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पिछले 2 सदन में उनका कोई लाभ ही नहीं मिला, और इसलिए ये मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत स्टडी करके आते हैं हमारे विपक्ष के भी, छोटे छोटे दल के सदस्य हैं, 4 मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हम लोग किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चीख करके कहते हैं और ज्यादा मजबूती से कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही है। ये 1974 में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में आपने, इंदिरा जी ने ये भाषण किया था, और इसलिए ये भी बात है कि हम कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाएं, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते, और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें, तो वो विरोध करना अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। और इसलिए मैं एक पीड़ा कहना चाहता हूं, हमारे देश में
बहुत सी दिक्कतें हैं, ज्यादातर ऐसी है जो बहुत पुरानी है। गरीबी, पिछड़ापन, अंधविश्वास, कुछ गलत परंपराएं, कुछ समस्याएं विकास और तरक्की के साथ भी आई हैं। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है तेजी से हो रहे बदलाव का विरोध। ये विरोध पढ़े लिखा तबका भी बहुत मुखर तरीके से करता है। जैसे ही कोई खास काम आगे बढ़ता है, 100 कारण बताए जाने लगते हैं कि ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक मजबूत और ऊंची दीवार ने हम सबको चारों तरफ से घेर के रखा है। कितनी सटीक बात है। ये 1968 में इंदिरा गांधी ने कही थी। यहां पर कोई भी बात आई तो ये कहा जाता है कि ये तो हमारे समय का है, ये तो हमारी देन है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ही की तो देन है। अब हमने एक अभियान चलाया स्कूलों में टॉयलेट बनाने का। अब आपकी बात सही है कि मोदी जी, अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? ये तो हमने नहीं बनाए, इसलिए तुमने 4 लाख बनाए। ये आप ही की तो देन है। बांग्लादेश की सीमा का विवाद, इतने दशकों के बाद बांग्लादेश सीमा का विवाद सुलझा। आप कह सकते हैं देखो, हमने अगर हमारे कार्यकाल में कर दिया होता तो मोदी तुम्हारा अचीवमेंट कहां होता है? ये तो तुम्हारे लिए हमने छोड़ के गए थे, आप ही की तो देन है। अब आप ही की तो देन है। 18,000 गांव, 18,000 गांव आजादी के इतने सालों बाद अंधेरे में डूबे हुए हो, और अगर हम उन गांवों में बिजली पहुंचाए तो आप गर्व से कह सकते हो कि मोदी जी ये 18,000 हमने, हमारी तो देन है, तभी तो आप कर रहे हो। और इसलिए ये आप ही की देन है, इसका मैं कोई इनकार नहीं कर सकता। 60 साल के आपके ही कारोबार का ये परिणाम है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसलिए कभी कभी बड़े गर्व के साथ मनरेगा की चर्चा होती है, मनरेगा की चर्चा होती है। ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं जरा कहना चाहता हूं, इसका इतिहास 50 साल पुराना है, लेकिन उसके पहले भी राजे रजवाड़ों के जमाने में भी ऐसी कुछ न कुछ बातें चलती थी। आप देखिए 1972 महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना 1972 में आई। 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, in 1980 में उसका रिकॉग्निशन हुआ। 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया।
ये सब इनकारनेशन होते गए, योजनाओं का पुनर्जन्म होता गया। उसके बाद 1989 में जवाहर रोजगार योजना JRY, ये मनरेगा का पिछले जन्म का नाम है। देखिए मैं हैरान हूं, बाद में जवाहरलाल जी का नाम निकाल दिया गया और किसी और ने नहीं निकाला, उसी दल ने निकाला जो हमें कोसते रहते हैं। उसके बाद 1993 एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम EAS, सुनिश्चित रोजगार योजना, ये आया। उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार आई, तो उस समय इन सभी योजनाओं में से जो भी अच्छा था ले लेकर के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY ये शुरू हुआ। 2004 में फिर उसमें इनकारनेशन हुआ। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम आया। और उसके बाद इसने नया रूप 2006 में लिया मनरेगा। और इसलिए पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा हुआ। तो ये गरीबों की भलाई के लिए कुछ न कुछ योजनाएं लगातार चलती रही है। ये बात सही है कि आप बड़े सीना तान करके कह सकते हो कि मोदी जी, चुनाव में भाषण करना अलग चीज है, तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी हैं, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। ये बात सही है कि मुझे यहां आने के बाद पता चला कि इतनी जड़ें जमाई है आपने, इतनी जड़ें जमाई है आपने। और इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 60 साल के कार्यकाल में अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। ये हमारा सफलता का स्मारक नहीं है, ये हम सबको स्वीकार करना होगा। और इसलिए ये हमारा दायित्व भी बनता है कि ये जो क्रमिक विकास चला है इस योजना का, उसको और अच्छी बनाए और उस जिम्मेवारी को निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात स्वीकार करनी होगी कि हम उस हालत पर देश को लाए हैं, इवन स्किल लेबर को भी अनस्किल होने में मजा आने लगा है। और इसलिए मैं जब कहता हूं कि हमारी विफलताओं का स्मारक है, इसका मतलब यही है कि गरीबी न होती तो इस नरेगा या मनरेगा की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये सच्चाई है और मैंने आकर के देखा कि ऐसी गरीबी की जड़ों को जमा दिया गया है कि उसको उखाड़ फेंकने के लिए मुझे भारी मेहनत करनी पड़ रही है। और उसके लिए हम अभी जो फिलहाल जो योजना चली है उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर करना, उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आज आदरणीय खड़गे जी ने कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार बहुत है। मैं आपके साथ 1000% सहमत हूं, मुझे इसका कोई विरोध नहीं है। आप 2012 के CAG की रिपोर्ट को देख लीजिए, क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं, कैसे भ्रष्टाचार ने इसके साथ जड़ें जमा दी हैं, कैसे गरीबों के नाम पर रुपये लूटे जा रहे हैं, इसकी उसमें चर्चा है। 2012 के CAG रिपोर्ट में चर्चा है। और इसलिए
हमने उसमें से कुछ सीखने का प्रयास किया है और हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और सीखने का प्रयास करके उसमें जो चीजें थी उसमें से बाहर निकाल करके फुल प्रूफ कैसे बने, जरूरतमंदों को कैसे मिले, उस पर काम करेंगे। सीएजी ने एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन किया है और वो चौंकाने वाला है। हमारे देश में जिन राज्यों को हम गरीबों की श्रेणी में गिनते हैं, जहां गरीबों की संख्या ज्यादा है, सीएजी ने लिखा है कि जहां गरीबों की संख्या कम है और कुल मिलाकर के शासन व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से चली है, ऐसे राज्यों में नरेगा का, मनरेगा का मैक्सिमम उपयोग हुआ है। लेकिन जहां सचमुच में गरीबी है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां इसका कम से कम उपयोग हुआ है। मतलब ये गरीबों को टारगेट करके पहुंचाने में हम उतने सफल नहीं हुए हैं और इसलिए हमारी दायित्व बनता है कि हम इसको और अधिक परफेक्ट कैसे बनाएं, ताकि जिन राज्यों में गरीबों की संख्या की मात्रा ज़्यादा है, जिस राज्यों की गरीबी ज़्यादा है, ये उस तरफ कैसे जाए। समृद्ध राज्यों की क्षमता है इन सारी चीज़ों को व्यवस्था में पहले हमने उस दिशा में हमने कोशिश की है कि ऐसे राज्यों को ये कैसे पहुँचे। हमने जैम योजना के साथ जनधन, आधार एंड मोबाइल, ये पैसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पाए, उसकी दिशा में बड़ा अभियान चलाया है। तो उसके कारण बिचौलियों की संख्या नष्ट करने में शायद हमें सफलता मिलेगी। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जिस मनरेगा का हम इतनी बड़ी तारीफ करते हैं, सीएजी ने कहा है कि 7 साल के बाद भी 5 राज्य ऐसे थे जिन्होंने रूल्स भी नहीं बनाए। और दुख इस बात का है कि उन 5 राज्यों में 4 वो थे जो इस मनरेगा के गीत गाते हैं, कि जिन्होंने 7 साल के बाद भी रूल्स नहीं बनाए थे। और इसलिए इवन यूनियन टेरिटरीज, उसमें भी ये कठिनाई ध्यान में आई है। उसी प्रकार से 8 राज्यों में 4 ब्लॉक, लीजिए, ऐसा मत प्लीज, नहीं, ये ठीक नहीं, प्लीज प्लीज, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। इतना ही नहीं, 100 दिन का हमारा लक्ष्य हम कभी भी पूरा नहीं कर पाए। एवरेज 30 दिन 40 दिन से गाड़ी अटक जाती है। हमने जिस प्रकार का उसका नया स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है, उसमें टारगेटेड हो, अधिकतम रोजगार मिले, अधिकतम दिवस तक रोजगार मिले, बिचौलिए समाप्त हो, पाई पाई का सही उपयोग हो और उसकी ऑडिट की व्यवस्था हो। इस दिशा में हमने भरपूर प्रयास किया है और इसलिए मुझे विश्वास है आज श्रमिकों के बैंक डाकघर खातों में सीधे अंतरण के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये पैसे जाते हैं। 94% श्रमिकों को इसी माध्यम से भुगतान करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। कभी न कभी ये सदन सिर्फ इस ईर्ष्या भाव से काम करने के लिए नहीं है कि मेरे से तेरी सफेद ज्यादा, सर्फ ज्यादा सफेद क्यों है। ये ईर्ष्या भाव के लिए नहीं है। मैं मानता हूं जो आलोचना हो रही है हमारी, माननीय अध्यक्षा जी, आलोचना इस बात के लिए नहीं हो रही है कि हमने कुछ गलत किया है। चिंता इस बात की है
कि तुम हमसे अच्छा क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये चिंता का विषय सता रहा है और इसलिए परेशानी हो रही है। जो 60 साल में नहीं कर पाए वो आप कैसे कर लेते हो, ये चिंता का विषय है। और योजनाएं कैसी होती है, लंबे अरसे तक कैसा लाभ करती है। इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास को भी मैं निमंत्रित करता हूं कि 2 योजनाओं का एक कंपैरेटिव स्टडी करने की जरूरत है। एक अटल जी के समय शुरू हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और दूसरी ये हमारी मनरेगा। आप एनालिसिस देखोगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उन राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है जो कुल मिलाकर के गरीबी की श्रेणी में आते हैं। रोड बनता है तो रोजगार भी आता है, रोड बनता है तो सुविधा भी आती है, और उसके कारण एजुकेशन में, हेल्थ में, व्यापार में भी एक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी भारत सरकार के पैसे गए, मनरेगा में भी गए, लेकिन एसेट क्रिएशन हुआ, और इसलिए उसमें से सीख करके हम मनरेगा को भी एसेट क्रिएशन के पर बल दे रहे हैं। उसमें भी पानी पर सबसे ज्यादा हम बल दे रहे हैं, और उसका परिणाम मिलेगा ऐसा मैं मानता हूं, और हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे मल्लिकार्जुन जी ने फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर के, एक्ट को लेकर के, और मैंने देखा है कि गुजरात की बात आए तो बड़ा ही मजा आ जाता है, बड़ा आनंद आ जाता है, और फिर कहने को और कुछ होता नहीं तो घूम फिर करके। तो ये आपकी बैंकरप्सी है, मैं जानता हूं कि आपके पास और कुछ है नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जी, जिस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के आप इतने गीत गाते हैं और हमें बार बार सुनाते हैं कि हम लाए, हम लाए, हम लाए, हम 2014 मई में आए। अध्यक्ष महोदय जी, मई 2014 तक सिर्फ 11 राज्यों ने हड़बड़ी में उसमें जो अपेक्षाएं थी ऐसी किसी व्यवस्था को पूर्त किए बिना कागज पे लिख दिया था कि स्वीकार करें। जिस बात को लेकर के हम इतनी बातें करते हैं उसकी ये दुर्दशा थी। इतना ही नहीं, आज मैं अभी जो खड़ा हुआ हूं ना, तब की मैं बात बताना चाहता हूं। आज भी 4 राज्य ऐसे हैं, कुल 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें आज भी ये फूड सिक्योरिटी एक्ट का नामो निशान नहीं है, और उसमें आपके द्वारा शासित राज्य हैं केरल, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, और इसलिए गुजरात ने अब कर लिया, और उन्होंने जिन बारीकियों को पूरा किया है जरा स्टडी करने जाना चाहिए। आपने जाना, आपकी एक पूरी टीम भेजिए। आप केरल में चुनाव में जा रहे हो, आप जिस ताम जाम से बातें कर रहे हो, केरल की जनता आपसे जवाब मांगेगी कि आपने ये जिस एक्ट को लेकर के इतनी बड़ी बातें की, केरल उस एक्ट से वंचित क्यों रखा है, अरुणाचल प्रदेश क्यों रखा था, मिजोरम क्यों रखा था, मणिपुर क्यों रखा था। 8 राज्य बाकी, उसमें 4 राज्य आपके हैं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम कहते बहुत हैं। कभी कभी कहा जाता है कि ये तो हमारा था, ये तो भैया मैं कैसे कह सकता हूं, रेल मैंने शुरू की। आप कह सकते हैं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं, हम में वो हिम्मत नहीं है। और इसलिए यूपीए के 10 साल रेलवे, सुरेश जी हूं औसत सालाना खर्च रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 9,291 9,291 करोड़ रुपीस।
हमारे इस 2 साल में 32,587 करोड़ रुपीस प्रति वर्ष औसत लाइनों का कमीशनिंग। हमने लाइनें कितनी बिछाई? यूपीए 1 एवरेज है 1477 किलोमीटर। यूपीए 2 थोड़ा सुधार हुआ 1520 किलोमीटर। एनडीए 2292 राउंड अबाउट 2300। काम कैसे होता है, गति कैसे लाई जा सकती है, एक परफॉर्म करने वाली सरकार कैसी होती है। संसाधन यही थे, रेल की प्रक्रिया वही थी, डिपार्टमेंट वही थे, मुलाजिम वही थे, कानून व्यवस्थाएं वही थी। ये जीता जागता उदाहरण, और मैं हर क्षेत्र में ये दिखा सकता हूं। लेकिन राष्ट्रपति जी के भाषण के संदर्भ में और अधिक न कहते हुए मैंने ये कहा है, एक विषय भारत जैसे लोकतंत्र में हम देश के नागरिकों को अफसरशाही के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें हमारे 125 करोड़ देशवासियों पर भरोसा करना होगा, उस पर हमने विश्वास करना होगा। और एक बार अगर हम 125 करोड़ देशवासियों पर विश्वास करके चलेंगे, मुझे विश्वास है कि ये देश का नागरिक हमसे कोई बहुत नहीं मांग रहा है, वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। हमने उस दिशा में कुछ प्रयास किए, वो बहुत बड़े हैं ऐसा मेरा दावा नहीं है, लेकिन उस दिशा में जाना है। हमने छोटे मुलाजिमों के लिए इंटरव्यू क्यों बंद किया? इसलिए कि हमें उस नागरिक पे भरोसा करना सीखना है। हमने नागरिकों को, बेचारों को जेरोक्स के जमाने में भी गैजेटेड ऑफिसर के पास सिग्नेचर लेने जाना, और कभी एमपी एमएलए के घर के पास कतार लगा के खड़ा रहना पड़ता था, और एमपी एमएलए उसका चेहरा भी नहीं देखता था। एक छोटा सा लड़का होता था, सब पे मार मार करके दे रहा था। हमारे उस 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे पर तो भरोसा था, लेकिन उस नागरिक पर हमारा भरोसा नहीं था। हमने उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि नागरिक पर भरोसा होना चाहिए। जब फाइनल जॉब लेगा, आएगा, अपने दिखाएगा। अभी हमने बजट में बहुत बड़ी अहम बात रखी है कि 2 करोड़ रुपए तक हम कुछ नहीं पूछेंगे, आप जो चाहो हम दे दो, हम ले लेंगे। विश्वास बढ़ाने का माहौल बढ़ाना है। ऐसे कोई नए सुझाव है तो आप जरूर दीजिए। मैं चाहूंगा कि सरकार आदत डाले, ये सरकार को भी कल सुधरना चाहिए, इस सरकार में भी सुधार आने चाहिए। और आपकी मदद के बिना नहीं आएंगे जी, आपकी मदद चाहिए मुझे, आप लोगों का साथ चाहिए, आपके अनुभव का मुझे लाभ चाहिए। मैं नया हूं, आप अनुभवी लोग हैं, आइए कंधे से कंधा मिलाकर के हम चलें और कुछ अच्छा काम कर करके देश के लिए दे करके जाएं। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी। ये देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है, और देश की पूर्ति के लिए हम लोग काम करें। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार राष्ट्रपति जी को आदरपूर्वक मैं अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।